अध्याय 326 से 330। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 326 ऋण एकत्रित करना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 326 ऋण एकत्रित करना। 3 साल पहले युनचे के लिए नवजात गहन क्षेत्र एक मायावी क्षेत्र था जिसे वह केवल ईर्ष्या से देख सकता था। हालांकि वर्तमान युचे की नजर में ये बच्चों के खेल से अलग नहीं था। जियोयान के चेहरे का सामना करते हुए जिससे उसे घृणा हो रही थी, युचे ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को हिलाए बिना उसने अपना दाहिना पैर बाहर निकाल दिया। एकमात्र जियोयान के पास वर्तमान गति पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता कैसे हो सकती है जिसे युचे वर्तमान में प्रदर्शित करने में सक्षम था। जब उसने देखा कि उसका अपना हाथ युनचे की गर्दन को पकड़ रहा है और युनचे को एक छोटे चूजे की तरह उठा रहा है, अचानक उसकी कमर के पास उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर किसी विशाल पहाड़ से बेरहमी से हमला किया गया हो। बूम गुआ, जियोयान चिल्लाया। उसका पूरा शरीर रबर की गेंद की तरह उड़ गया और वह हवा में दर्जनों बार लुढ़का। जब वह जमीन पर गिरा तो उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। वह बेदम था और यह अज्ञात था कि वह अभी भी जीवित था या नहीं। यांग एयर, जियोबो सदमे से पीला पड़ गया और बाहर छलांग लगाते हुए जोर से दहाड़ा। जियोयांग की नब्ज जांचने के बाद उसका चेहरा तुरंत सूअर के जिगर की तरह लाल हो गया। जियोयांग की चोटें इतनी नहीं थी कि उन्हें जीवन के लिए खतरा कहा जा सके, हालांकि उनकी गहरी नसें वास्तव में पूरी तरह से टूट गई थी। भले ही उसके पास पौराणिक ग्रेट फर्मामेंट गोल्डन पैलेट हो, फिर भी उन्हें पुनर्स्थापित करना असंभव होगा, जिसका मतलब ये भी था कि अब से जियोयांग पूरी तरह से एक पूर्ण और पूरी तरह से कचरा बन जाएगा। आप जियोबो कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। सदमे और गुस्से के बीच उसका बूढ़ा चेहरा पहले से ही खून से लाल हो चुका था। जियोचे, कमीने बच्चे, तुमने जियोयांग के साथ क्या किया? मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, कमीने बच्चे। जियाओबो विस्फोटक गुस्से में उठ खड़ा हुआ। एक भूखे भेड़िए की तरह जो पहले ही अपना तर्क खो चुका था, वह युचे की ओर झपटा। अत्यधिक क्रोध के कारण उसने जो हाथ आगे बढ़ाया वह उसकी 100% शक्ति से भरा हुआ था। जियोबो के हमले का सामना करते हुए युचे को ऐसा लग रहा था कि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से डर गया था, या मूल रूप से उसके पास इससे बचने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई हलचल नहीं थी और जियोबो के भारी मुक्के से युचे की छाती पर बेरहमी से वार किया गया था। जियो कबीले में हर किसी ने शुरू में सोचा था कि इस प्रहार से युचे की छाती सीधे तौर पर टूट जाएगी और वह कम से कम मौत के करीब पहुंच जाएगा, या इससे भी बदतर वही अपनी जान गंवा देगा। हालांकि जब जियोबो की मुट्ठी युचे की छाती पर गिरी तो प्रभाव की एक भी ध्वनि का संकेत नहीं था, जैसे कि जियोबो का मुक्का, जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं बल्कि इसके बजाय संभवतः कपास की सबसे नरम गेंद पर तोड़ दिया गया था। युचे को उड़ते हुए कुचलने की बात तो दूर, उसका पूरा शरीर भी नहीं हिला, न ही जरा सा भी कांपा। क्या मजाक! चू युएली जैसी शख्सियत द्वारा अत्यधिक क्रोध से भरी हथेली का प्रहार असहाय युचे को केवल कुछ कदम पीछे धकेलने में सक्षम था। युचे के लिए जियोबो की गहन ताकत, जो आत्मा के गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी, मूल रूप से उसकी छाती से एक मच्छर के टकराने से अलग नहीं थी। युचे की छाती पर अपनी मुट्ठी मजबूती से मारते हुए, इससे पहले कि जियोबो प्रसन्नता की ठंडी मुस्कान प्रकट कर सके, वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। अपनी खुद की दाहिनी मुट्ठी को देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था मानो युनचे की छाती में चूस लिया गया हो, उसकी जोड़ी आंखें अत्यधिक चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखों पर एक ठंडी हंसी आ रही थी, जैसे युनचे इस समय बना रहा था। एक शैतान का तिरस्कारपूर्ण ठंडी हंसी के बीच युनचे की छाती हल्के से उछल गई। गुआ! एक पल में पूरे जियो कबीले में एक अतुलनीय दयनीय चीख फैल गई। जियोबो ने पीछे की ओर उड़ते हुए लाल रंग का ताजा खून छिड़का। उसकी पूरी दाहिनी मुट्ठी पूरी तरह से सड़े हुए मांस के ढेर में बिखर गई थी। खून की कई धाराएं उसकी दाहिनी बांह से बाहर निकल गईं। उसकी पूरी दाहिनी बांह, नीचे बाहर से अंदर तक, उसकी त्वचा से लेकर उसकी हड्डियों तक भयानक ताकत का बल, ऐसा लग रहा था मानो किसी सींग के घोंसले में बिखर गया हो। वह अपना दाहिना हाथ झुलाते हुए जमीन पर लेट गया, जो पहले ही पूरी तरह से अपनी सुध बुद्ध खो चुका था। वह अतुलनीय दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाया, एक विलाप करने वाले बंशी की तरह चिल्लाया। जियोबो के अलावा पूरे जियो कबीले में चीखें, सिर्फ सन्नाटा था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर भय और अत्यंत तीव्र अविश्वास का भाव था। जब जियोयांग अचानक वापस उड़ गया और बेहोश हो गया, तो वे चौंक गए। हालांकि यह उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन जियोबो के पास किस तरह की ताकत थी,
आत्मा गहन क्षेत्र का 8वां स्तर, वह पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में उच्चतम स्तर की ताकत वाला एक विशेषज्ञ था। फिर भी उसका हमला ऐसा था जैसे कि यह यूचे के लिए सिर्फ एक खुजली थी, जबकि यूचे ने केवल एक हल्की कार्रवाई का उपयोग किया था जो कि किसी भी तरह से हल्का नहीं हो सकता था। तुरंत उसकी पूरी दाहिनी बांह को झटका दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। वह भयानक आभा जो एक क्षण तक ही रही, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे बर्फ के गड्ढे में डूब गए हो, मानो उनका हृदय रुक गया हो। ये कैसी ताकत थी? यह एक सर्वशक्तिमान शक्ति थी जो पूरी तरह से उनकी समझ से परे थी। हालांकि उनकी आंखों के सामने जो व्यक्ति था वह स्पष्ट रूप से जियो कबीले का कचरा था, जिसके बारे में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का हर एक व्यक्ति जानता था। एक कचरा जो अपन गहरी नसों के साथ पैदा हुआ था, जिसका कभी भी कोई भविष्य नहीं हो सकता था। बूढ़ा कुत्ता जियो, यूचे ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जबान संभालो। 1, मेरा नाम हरामी बच्चा नहीं है। 2, मेरा नाम जियोचे भी नहीं है। 3 साल पहले से ही मेरा नाम पहले ही बदल कर यूचे कर दिया गया है। तब से मेरे दादाजी और छोटी चाची के अलावा और जो कर्ज मुझे वसूलना है उसके अलावा मेरा अब आपके जियो कबीले के साथ कोई संबंध नहीं है। यूचे नाम ऐसा था मानो हर किसी के कानों के पास एक गड़गड़ाहट हुई हो, जिससे हर किसी के चेहरे पर आतंक का एक समान रंग उभर आया हो। गल्प। जियो चेंग ने जोर से लार अपने गले से नीचे खींची और कांपती आवाज में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? वह यूचे, रैंकिंग टूर्नामेंट का क्या आप हैं? रैंकिंग टूर्नामेंट समाप्त होने के दूसरे दिन यूचे नाम ब्लू विन साम्राज्य के हर कोने में फैल गया था। उसके बाद, उसके पतन के बाद, उसका नाम आकाश में सूरज की तरह था, क्योंकि उसके बारे में अफवाहों की संख्या बढ़ती गई। और उनमें से स्वाभाविक रूप से एक ऐसा भी शामिल था जिसमें दावा किया गया था कि वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से आया था, और ज़िया क्विंग्यू से उसने शादी की थी, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से भी आया। ये अफवाहें स्वाभाविक रूप से जियो कबीले के कानों में भी फैल गई थी, और अफवाहों में कई सूचनाएं थी, विशेष रूप से उसके ज़िया क्विंग्यू से शादी करने की बात जियोचे के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खा रही थी, जिसे उन्होंने कबीले से बाहर निकाल दिया था। हालांकि जियो कबीले के हर कोने में, यहाँ तक कि पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में, निवासी अतुलनीय रूप से दृढ़ थे और मानते थे कि ये अफवाहें निश्चित रूप से झूठी थी। उसके बाद जब ऐसी अफवाहें फैली कि यूचे जियो कबीले से आया था, तब भी उन्होंने इसे केवल मजाक के रूप में लिया था। कारण अविश्वसनीय रूप से सरल था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर कोई जानता था कि यूचे अपन गहरी नसों के साथ पैदा हुआ था और एक शुद्ध कचरा था जो मूल रूप से अपने पूरे जीवन में प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंच सका। जबकि उस महान यूचे ने, भले ही वह कम उम्र में था, उसने लगातार विभिन्न महान संप्रदायों के वंशजों को हराया और यहाँ तक कि राजकुमारी का अनुग्रह भी प्राप्त किया, साथ ही एक फ्रोजन असगार्ड परी का दिल भी प्राप्त किया। वह एक शिखर अस्तित्व था, जैसे कि वह स्वर्ग का एक पसंदीदा पालतू जानवर था। 2 लोगों के मतभेद ऊपर बादलों और नीचे मिट्टी की तरह थे। चाहे जो भी हो, दोनों के लिए एक ही व्यक्ति होना असंभव था। यदि औसत क्षमता वाले किसी व्यक्ति को कोई चमत्कारी अनुभव मिले, तो उसके लिए प्रमुखता हासिल करना असंभव नहीं था। हालांकि एक पूर्ण कचरा के लिए प्रथम श्रेणी रैंकिंग टूर्नामेंट का पूर्ण प्रतिभावान बनना असंभव नहीं था। ये बस एक बहुत बड़ी बात थी। चुटकुला। अफवाहों के बीच कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उल्लेख किया था कि यूचे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के वंशज, एक निश्चित छिपे हुए सर्वोच्च विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष शिष्य, और बहुत कुछ थे जो कि जियोचे से और भी अधिक संबंधित था जिसे वे जानते थे। हालांकि उस छोटे से क्षण में उनके मरोड़ते दिमाग में उस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित भयानक ताकत, जिसे उन्होंने हमेशा कचरा के रूप में देखा था और जो नाम उसने उगला था, वह मजाक जिस पर वे हमेशा विश्वास करते थे, तुरंत वास्तविकता की ओर खींच लिया गया था। यूचे के हाथों में एक काली रोशनी चमकी और ड्रैगन फॉल सामने आ गया। इसके बाद ड्रैगन फॉल भारी मात्रा में जमीन पर गिरा था। विस्फोटक ध्वनि तब गूंजी जब उसके पैरों के नीचे का अतुलनीय रूप से मजबूत संगमरमर का फर्श तुरंत टूट गया। दर्जनों दरार रेखाएं बेतहाशा फैल गईं और कुछ दर्जन मीटर दूर जियो कबीले के लोगों के पैरों तक फैलती रहीं। यूचे ने तलवार की मूठ पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, जाहिर है मैं इस दुनिया में एकमात्र यूचे हूँ। जो धरती फटी वह लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी थी और दरार अथाह थी। जियो यूनहाई और बाकी लोगों के चेहरों पर डरावने भाव प्रकट हो रहे थे। उनका हर एक रंग ऐसा लग रहा था जैसे अत्यधिक भय और आतंक के कारण उनमें खून की लाली पूरी तरह से खत्म हो गई हो। उनकी हर एक आंख की पुतली ऐसी लग रही थी मानो वे अपनी जेब से बाहर निकल आए हों, जबकि कुछ शिष्य जिनकी मानसिक सहन शक्ति कमजोर थी, वे वहीं जमीन पर गिर गए थे और फिर उनके शरीर सदमे से कांपने लगे। जो सामने आया उनकी आंखों के सामने शक्ति का एक रूप था जिसे वे समझ नहीं सकते थे या कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
यह मूल रूप से एक भयानक शक्ति थी जिसे केवल एक ईश्वरीय प्रतिभा ही अपनी कल्पनाओं में धारण कर सकती थी। अगर उन्होंने सपने भी देखे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस जियोचे का दर्जनों वर्षों तक उन्होंने मजाक उड़ाया और तिरस्कृत किया था, वह वास्तव में ऐसी भयानक क्षमता के साथ वापस आएगा जिसे वे अपने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाएंगे और कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके सपनों में भी आशा है। अपने सामने उस चेहरे को देखकर जिसे वे कभी तिरस्कार और तिरस्कार के अलावा किसी और दृष्टि से नहीं देखते थे, इस समय वे जो महसूस कर रहे थे वह केवल भय और भय था। जियो यूनहाई का दिल और चेहरा बुरी तरह से मरोड़ रहे थे। ड्रैगन फॉल्ट की ईश्वरीय शक्ति के कारण हुआ भूकंप संयोगवश उसके पैरों के बीच से गुजर गया था, जिससे उसकी आत्मा हर पल उसके शरीर को छोड़ रही थी। अब भी उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपने चेहरे पर एक बेहद बदसूरत मुस्कान दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो आप वास्तव में वही महान युनचे हैं। हाँ, मुझे इस तथ्य के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे प्यारे भतीजे के जियो कबीले को छोड़ने के बाद वह मछली वास्तव में ड्रैगन के द्वार पर छलांग लगा देगी। ये वास्तव में उत्सव के योग्य है। आपकी 18 पीढ़ियां उत्सव के योग्य हैं। ठंडी मुस्कान से भरे चेहरे के साथ यूचे ने जियो यूनहाई को रोका। अपना हाथ उठाते हुए ड्रैगन फॉल्ट को जमीन से ऊपर उठा दिया गया। मैं ये बात एक बार फिर कहूंगा, आज मैं आप लोगों से कर्ज वसूल करने के लिए यहाँ आया हूँ। यूचे की आकृति अचानक चमक उठी। एक टूटी हुई परछाई धूप की तरह चमकती हुई सीधे जियो यूनहाई की ओर दौड़ रही थी। जियो यूनहाई की आंखें धुंधली हो गईं, और जब उसे मूल रूप से अभी भी सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, तो लगभग 15,000 किलोग्राम की एक विशाल ताकत उसकी छाती पर गिरी। उसने भारी मात्रा में ताज़ा खून उगल दिया और सीधे जमीन पर लुढ़क गया। वह दर्द से चिल्लाना चाहता था, लेकिन एक पैर उसके होठों पर मजबूती से दबा हुआ था और वह एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। यूचे का दाहिना पैर जियो यूनहाई के सिर पर चला गया, जिससे उसके सिर का बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया, और उसने ठंडे स्वर में कहा, जियो यूनहाई, जियो कबीले के कबीले मास्टर के रूप में अपने निजी हितों के लिए, ताकि उस जियो संप्रदाय के कूड़ेदान का पक्ष लिया जा सके, आपने वास्तव में मेरी छोटी चाची को फंसाने की योजना बनाई थी और मेरी छोटी चाची को लगभग निराशाजनक रसातल में डुबा दिया था। उस समय आपने जो अभिनय दिखाया वह सचमुच बेहद शानदार था। उस शानदार अभिनय के साथ साथ आपके घृणित और दुर्भावनापूर्ण हृदय के साथ, आपके लिए जियो कबीले के मात्र कबीले मास्टर होने के लिए स्वर्ग वास्तव में अंधा है। क्या आप हमारे कबीले स्वामी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते? जियो ली ने दहाड़ते हुए अचानक अपनी तलवार यूचे की पीठ की ओर भोंक दी। यूचे ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने लापरवाही से पीछे की ओर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियो ली की तलवार की नोक पकड़ ली और तुरंत तलवार को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसकी हथेली को पलटने और मोड़ने के साथ एक जहरीले सांप की तरह लंबी तलवार जियो ली के कंधे को छेदते हुए विपरीत दिशा में उड़ गई। तलवार की मूठ उसके कंधे के ब्लेड पर चिपक गई, जिससे वह दूर तक उड़ गया। एक बूम ध्वनि के साथ तलवार पीछे की ऊंची दीवारों में गहराई तक घुस गई और जियो ली को वैसे ही घायल कर दिया। जियो ली के मुंह से मारे गए सुअर जैसी चीख निकली, मानो वह पागल हो गया हो। वह इधर उधर संघर्ष करने लगा। हालांकि उसने जितना अधिक संघर्ष किया, ब्लेड उतना ही गहरा उसके शरीर में लगा। कंधे का ब्लेड और उसकी हड्डियां दर्दनाक तरीके से घुसी हुई थी। उसके कंधे से फव्वारे की तरह खून निकला, उसके शरीर से नीचे टपकने लगा और बहुत तेजी से उसके ठीक नीचे एक बड़ा तालाब जमा हो गया। जियो जी और जियो चेंग शुरू में एक साथ कार्रवाई करना चाहते थे। हालांकि जियो ली की दयनीय स्थिति को देखकर और जियो बो जो जमीन पर बुरी तरह विलाप कर रहे थे, उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए थे और उनकी खोपड़ी और त्वचा सुन्न हो गई थी। भय से भरी आंखों के साथ उन दोनों ने आज्ञाकारी रूप से अपनी तलवारें पकड़ ली, अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अब आधा कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 327 रोष जो स्वर्ग को जला देता है 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 327 रोष जो स्वर्ग को जला देता है 1। जियो, आह नहीं, यूचे। जियो जी के पैर कांपने लगे और वह अपनी लार पीते हुए बोला, मेरा पोता चेंगजी 3 साल पहले जियो कुंग्युन के साथ जियो संप्रदाय में गया था और वह भी जियो का एक व्यक्ति है, संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय। अब क्या आप कृपया उसकी प्रतिष्ठा से बाहर कर सकते हैं? उनके लिए जियो संप्रदाय का अस्तित्व देवताओं के भवन जैसा था। जियो संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम होना उनके पूरे जीवन में सबसे बड़ा गौरव होगा। जियो जी,
जियो संप्रदाय में शामिल होने वाले जियो चेंगजी का नाम सामने लाकर यूचे को कुछ हद तक भयभीत करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, यूचे की बर्फीली और कांटेदार नजर अचानक उसकी ओर मुड़ गई, जिससे वह एक और शब्द बोलने में असमर्थ हो गया। जियो चेंगजी। अरे उसकी तो बात ही छोड़िए, जो जियो संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद सबसे निचले स्तर पर एकमात्र द्वार रक्षक से भी कम कुछ होगा। भले ही जियो संप्रदाय के मास्टर जियो जुएटियन आए, मैं उससे भी उसका कर्ज चुकाऊंगा। उनके बेटे पर जो कर्ज है, वह पिता होने के नाते उस जिम्मेदारी से भी बच नहीं सकते। युनचे के शब्द बेहद ठंडे और हृदय भेदी थे, और वास्तव में उन्होंने इतने स्पष्ट तरीके से जियो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जियो जुएटियन के बारे में भी कुछ नहीं सोचा था। ये सुनते ही हर किसी का दिल कांप उठा। अगर उसने जियो जुएटियन के बारे में जरा भी परवाह नहीं की, तो क्या जियो चेंगजी को भी किसी का पाद माना जाएगा? नहीं नहीं, उसे किसी का पाद भी नहीं माना जा सकता। टकराना। युनचे ने एक किक मारी और जियो युनहाई को उड़ा दिया। जियो युनहाई का शरीर, जो पीछे की ओर उड़ गया, क्षैतिज रूप से उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक शिष्यों को गिरा दिया। हालांकि जब युचे ने कुछ बार वार किया, तो उसने मारने के इरादे से वार नहीं किया था। अन्यथा उसकी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही उसे अपनी ताकत का केवल 10% भी उपयोग करना पड़े, ये यहाँ किसी को भी पूरी लाश के बिना मरने के लिए पर्याप्त होगा। जियो कबीले के कबीले मास्टर बनने के बाद जियो युनहाई स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से बेवकूफ नहीं थे, और उन्होंने इस बात पर ध्यान भी दिया। वह संघर्ष करते हुए उठ बैठा और बोला, यूचे, फिर हमने वास्तव में आपको और 5वें बुजुर्ग को निराश किया है, लेकिन उस समय हम भी स्थिति से मजबूर थे। हम जियो संप्रदाय के लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो यह हम सभी के लिए बहुत बुरा होता। हमारा आपको जियो कबीले से बाहर निकालना इसलिए भी था क्योंकि वास्तव में आपके पास जियो कबीले का नहीं था खून खराबा। लेकिन आखिरकार हम जियो कबीले ने आपको 16 वर्षों तक पाला है। जियो युनहाई स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सम्मान को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानता था और समर्पण करने के बजाय मर जाना पसंद करता था। अन्यथा उसने उस समय जियो कुंगयुन का पक्ष लेने के लिए अपने ही कबीले के सदस्यों को बेचा और फंसाया नहीं होता। इस प्रकार जब उसने देखा कि युनचे जानलेवा प्रहार नहीं करना चाहता था, तो उसने तुरंत भीख मांगना शुरू कर दिया। बकवास। युनचे ने भौहें सिकुड़ते हुए कसम खाई, जबरदस्ती। पहले दिन जियो कुंगयुन यहाँ आया, उसने मेरी छोटी चाची को बिल्कुल भी नहीं देखा, तो उसके मन में उसके खिलाफ गंदे विचार कैसे आ सकते थे? दूसरे दिन आपने जो फ्रेमिंग की, क्या वास्तव में आपके पास ये कहने का चेहरा है कि इसमें मदद नहीं की जा सकती? इसके अलावा जिस व्यक्ति ने मेरा पालन पोषण किया वह मेरे दादा जियोली थे, आप जियो कबीले नहीं। तुमने मुझे जो कुछ दिया वह केवल घोर तिरस्कार, उपहास और अत्याचार था। इन्हें मैं अनंत काल तक कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही युनचे ने कहा, उसकी नजर उपस्थित हर एक व्यक्ति पर पड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था जिसने उसकी नजर को छुआ, उन सभी को लगा कि उनका शरीर ठंडा हो गया है। विशेष रूप से उन लोगों ने जिन्होंने उस समय बार बार उसे एक बेकार व्यक्ति कहकर उसका मजाक उड़ाया था, उन सभी ने बिजली की गति से अपनी बढ़त नीचे कर ली। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उनमें एक भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। यदि यह उनके सामने खड़ा एक सामान्य मजबूत व्यक्ति था, तो वे निश्चित रूप से इतनी हद तक पीछे नहीं हटूंगा। आखिरकार उनके जियो कबीले के इतने सारे लोगों को कुल मिलाकर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे मजबूत ताकत कहा जा सकता है। लेकिन युनचे ने जो ताकत दिखाई वह वास्तव में बहुत भयावह थी। जियाओबो, जियाओ युनहाई, जियाओली, ये 3 जो इस समय बुनियादी शक्ति के मामले में सबसे मजबूत 3 थे, इनमें थोड़ा सा भी संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी। उसने लापरवाही से अपनी तलवार से जमीन को चीर दिया। इससे भी कई लोगों का दिल डर के मारे वहीं बैठ गया। ऐसी ताकत से लाई गई दमनकारी ताकत का सामना करते हुए वे केवल डर सकते थे और विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। जियोबो का दाहिना हाथ पूरी तरह से अपंग हो गया था। जियोली को एक दीवार पर कीलों से ठोक दिया गया था। उसकी दयनीय चीखें पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कर्कश हो गई थी। कबीले के मास्टर जियो युनहाई खून से भरे चेहरे के साथ एक पैर पर घुटनों के बल बैठ गए। जियो चेंग और जियोजी के पैर स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। एक भी कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरा जियो कबीला एक प्रकार की लगभग निराशाजनक आभा में व्याप्त था। यूचो को देखकर, जो भारी दबाव, नाराजगी और दुर्भावना छोड़ रहा था, उनकी आंखें अफसोस से लगभग फट रही थी। वर्तमान यूचे जिसके नाम ने दुनिया को हिला दिया था, वास्तव में जियोचे था जिसे उनके दुर्भावनापूर्ण शब्दों के बीच बाहर निकाल दिया गया था। तब यदि उस समय उन्होंने जियो कुंगयुन का पक्ष लेने के लिए ऐसे कपटी और भयावह काम नहीं किए होते, तो आज यूचे की महिमा से उनके जियो कबीले को लाभ होता।
जियो कबीले की प्रसिद्धि निस्संदेह आसमान तक पहुंच जाएगी और जियो संप्रदाय की एक शाखा संप्रदाय से भी कमतर नहीं होगी। जियो कबीले का नाम दुनिया जानती होगी और यूचे के कारण उन्हें इंपीरियल फैमिली और फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के साथ भी संबंध प्राप्त होंगे। ये ऐसी चीजें थी जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। ये चीजें 3 साल पहले जियो संप्रदाय द्वारा किए गए उस महत्वहीन दान से लाखों गुना अधिक बड़ी थी। फिर भी ये सभी चीजें जिन्हें साकार किया जा सकता था, 3 साल पहले उनके लालच और कपटपूर्णता के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उनकी जगह यूनचे की नाराजगी ने ले ली, साथ ही घोर निराशा भी, जिसकी आने की पूरी संभावना थी। अपने जीवन में पहली बार जियो यूनहाई और इन कुछ बुजुर्गों को समझ में आया कि अफसोस शब्द को अद्वितीय स्पष्टता के साथ कैसे लिखा गया था। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी और उनके लिए समय को पीछे मोड़ना हमेशा के लिए असंभव था। लेकिन ये स्वयं ही बोया गया था और इसके लिए दोषी कोई और नहीं था। उन्हें स्वयं भी इस प्रकार के परिणाम का कष्ट सहना पड़ा। जियो चेंग ने ध्यान से कहा, हाँ, ये सब हमारी गलतियां हैं। हम उस समय जियो संप्रदाय के विस्मयकारी नाम से पूरी तरह से अंधे हो गए थे। लेकिन सब कुछ सभी पिछले युवा कबीले मास्टर जियो यूलोंग के विचार थे। हम केवल जियो यूलोंग के साथ समन्वय कर रहे थे और जियो यूलोंग को उसके बाद प्रतिशोध भी मिला था। उसी रात उसकी आंखें निकाल ली गईं, उसकी नाक, कान, जीभ काट दी गई और यहाँ तक कि उसके अंगों की नसें भी तोड़ दी गईं। और यहाँ तक कि वह हिजड़ा भी बन गया। तब सब कुछ वास्तव में ये हमारा विचार नहीं था। जियो यूलोंग से संबंधित मामला हमेशा से एक वर्जित विषय रहा है जिसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा जियो यूनहाई निश्चित रूप से उन्मादी हो जाएगा। लेकिन इस समय जीने का मौका पाने के लिए जियो चेंग इस मामले का उल्लेख करने से खुद को नहीं रोक सका और यहाँ तक कि सारा अपराध जियो यूलोंग के सिर पर डाल दिया, जो एक दुखद मौत मर गया था। यूनचे की निगाहें बगल में चली गईं और उपहास किया, आप सही हैं, ये सब प्रतिशोध हैं। ये प्रतिशोध हैं जिसके वह हकदार हैं। फिर भी उस दिन तुमने जो किया, उसके बाद क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि देर सबेर तुम्हें भी एक दिन प्रतिशोध मिलेगा? यूचे की आवाज उनके कानों के ठीक पास लग रही थी। उनकी आकृति पहले ही तुरंत गायब हो गई थी, क्योंकि जियो चेंग और जियोजी ने एक साथ गहन ऊर्जा की एक लहर महसूस की जो ब्लेड जितनी तेज और सुनामी जितनी भयानक थी, जो उनके चेहरे की ओर आ रही थी। पिए 2 ओवरलैपिंग थप्पड़ों की आवाजें आईं और वे इतनी तेज थी कि किसी के कान के पर्दे कंपन से हिलने लगे। जियोजी और जियो चेंग दोनों थप्पड़ से एक साथ उड़ गए, बहुत दूर जा गिरे और जमीन पर चिथड़े हो गए। लंबे समय तक खड़े होने में असमर्थ रहे। उनके मुंह के कोने से खून रिस रहा था क्योंकि उनके बूढ़े चेहरे खून से लाल हो गए थे। उनके चेहरे का जो पक्ष मिला थप्पड़ सामान्य आकार से 2 या 3 गुना अधिक फूल गया। अपने बूढ़े चेहरों को ढांकते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी प्रचंड आग से झुलस गए हों। वे धीमी आवाज में दर्द से विलाप कर रहे थे। उसकी आकृति फिर से चमक उठी और यूचे पहले ही अपनी मूल स्थिति में लौट आया था जहां वह खड़ा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यूनचे ने अपनी बाहें उसकी छाती पर रख दी और उपहास के साथ बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, अन्यथा आप बहुत पहले ही टूटी हुई लाशों का ढेर बन चुके होते। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे दादाजी और छोटी चाची दोनों दयालु और परोपकारी स्वभाव के हैं और अपने पूरे जीवन में पहले कभी उन पर हत्या का पाप नहीं लगा है। इसके अलावा मेरे दादाजी और छोटी चाची भी आखिरकार आपके ही कुल के हैं। अगर मैं आप सभी को इस तरह से मार डालूं, तो उन्हें लगेगा कि आपकी मौत का संबंध उनसे है और इसके कारण उन्हें अपराध की भावना का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही कुछ लोग जो पहले से ही निराश थे, उन्होंने ये सुना, वे तुरंत बहुत खुश हो गए। लेकिन ठीक इसके बाद उन्हें अचानक कुछ याद आया क्योंकि उनका रंग एक बार फिर बदल गया और पहले से भी बदतर दिखने लगा। जियो यूनहाई झट से संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ और कहा, ये वास्तव में हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले 5वें बुजुर्ग को निराश किया और पहले के महान पाप के लिए हम उस प्रतिशोध के हकदार थे जो हमें आज मिला। यदि आप आज हमें छोड़ दें, तो अब से हमारा जियो कबीला नेता के रूप में आपका अनुसरण करेगा। यदि यह आपका उचित अनुरोध है। अरे नहीं, आदेश दे, भले ही हमें गर्म पानी में कूदना पड़े और आग से गुजरना पड़े, हम निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे और हम केवल उस समय के गलत कार्यों की भरपाई करने की आशा करते हैं। रंग में उनके सभी बदलाव यूचे की आंखों में दर्ज किए गए थे। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने वास्तव में इसे दिल पर नहीं लिया। उन्होंने जियो यूनहाई को ठंडी आंखों से देखा। जियो यूनहाई, आप निश्चित रूप से विचारों पर काम कर रहे हैं। उस समय मुझे जियो कबीले से बाहर निकाल दिया गया था
फिर भी अब आप मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, चूंकि आप जियो कबीले आज्ञाकारी रूप से आज्ञा पालन करना चाहते हैं, तो अब मेरे पास आपके लिए पहले से ही एक काम है। युनचे की निगाहें डूब गईं। उसने सभी को देखा और वह बेरुखी से बोला, आप में से हर कोई अभी पीछे के पहाड़ के रिफ्लेक्शन गॉज की ओर जाएं, जहां मेरे दादाजी और छोटी चाची को सील किया जा रहा है। वहां घुटनों के बल बैठ जाएं और उनसे रिफ्लेक्शन गॉज छोड़ने के लिए विनती करें। यदि आप उनसे जाने के लिए विनती करने में सफल हो जाते हैं, तो मैं आपकी जान बख्शने पर विचार करूंगा और आपके भाग्य का फैसला दादाजी को करने दूंगा। यदि आप भीख मांगकर उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो तब तक घुटने टेके जब तक आप मर न जाएं। युचे दयालु व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जियो लाई, साथ ही जियो लिंगजी भी दयालु व्यक्ति थे। विशेष रूप से जियो झूठ। यदि वह वफादारी और प्यार को बहुत अधिक महत्व नहीं देता, तो वह हजारों लोगों का उपहास और आलोचना कैसे सहन करता और युचे को मेहनत से कैसे बड़ा करता, जिसकी गहरी नसें अपंग थी, जो उसका रक्त संबंधी पोता भी नहीं था। युचे को पता था कि अगर इन लोगों का भाग्य जियो लाई को दे दिया गया तो क्या होगा। भले ही वे जियो लाई को पूरी तरह से विफल कर चुके हों, फिर भी जियो लाई उन्हें मौत की सजा नहीं देगा। युचे को ये स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन वह केवल ऐसा करना चुन सकता था। अन्यथा ये वैसा ही होगा जैसा उन्होंने खुद कहा था, और उनके दादाजी के दिल में अपराध की भावना पैदा हो जाएगी जिसे आगे से कम करना मुश्किल होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन शब्दों को बोलने के बाद उनकी आंखों के सामने जियो कबीले के सदस्यों ने वास्तव में अपने चेहरे पर खुशी और राहत नहीं दिखाई, बल्कि कई गुना अधिक भयभीत रूप दिखाया। उसकी भौहें अचानक तन गईं और उसके दिल में अचानक एक बुरी भावना उभर आई। यह जबकि यह स्पष्ट रूप से एक बड़ी आशा थी जो स्वर्ग से उतरी थी, जो कि अनुग्रह के उपहार के करीब भी थी। जियो यूनहाई और अन्य लोगों को इसके बजाय महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। जियो यूनहाई फिर से एक घुटने पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया क्योंकि वह फिर से खड़ा होने का प्रबंधन नहीं कर सका। कर्कश आवाज में, जिसमें गहरा डर था, उसने कहा, पांचवा बुजुर्ग और जियो लिंगशी पहले से ही हैं। युनचे की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर से अचानक एक दुर्भावनापूर्ण आभा और हत्या का इरादा निकल गया जो बेहद ठंडा था। उसका चेहरा चमक उठा, जियो यूनहाई के चेहरे के सामने आ गया और उसने खून भरी आंखों से बोलते हुए तुरंत अपना कॉलर कसकर पकड़ लिया। मेरे दादाजी और छोटी चाची को पहले ही क्या हो चुका है? उनका क्या हुआ? बोलना। जैसे ही युनचे ने उसे पकड़ लिया, जियो यूनहाई का दम घुट गया और उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद हो गया। जियो चेंग, जो उनके बगल में था, ने अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ा और पीछे हटते हुए कहा, वे पहले से ही पीछे के पहाड़ पर नहीं हैं। युनचे का सिर बज़्ज़ हो गया और उसे चक्कर आने की तीव्र लहर महसूस हुई। बर्फीली दुर्भावनापूर्ण आभा का उछाल, जैसे कि यह नरक से आया हो, सभी के पूरे शरीर को कंपा गया। जियो चेंग ने जोर से लार का एक कौर निगल लिया और जल्दी से बोला, इस डर से कि युनचे अचानक क्रोध में आकर उन्हें मार डालेगा। ये जलता हुआ स्वर्ग कबीला था। ये जलता हुआ स्वर्ग कबीले के लोग थे। 3 दिन पहले बनिंग हेवन कबीले के सदस्यों का एक समूह अचानक यहाँ आया। उन्होंने कहा कि वे जियोली और जियो लिंगशी को ले जाना चाहते थे। हमें इसका कारण बिल्कुल नहीं पता था और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमारे लिए भी। चूंकि यह बनिंग हेवन कबीले का आदेश था, हमने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल देख सकते थे क्योंकि वे पीछे के पहाड़ पर गए और 5वें बुजुर्ग और जियो लिंगजी को ले गए। ये था जलते हुए स्वर्ग कबीले के लोग। ये वास्तव में है, हमसे कोई लेना देना नहीं। $। युनचे के मस्तिष्क के भीतर ऐसा लगा मानो कुछ धमाके के साथ फट गया हो। खून की हर एक बूंद, नसों का हर एक बंडल, उसकी आत्मा का हर एक झटका अचानक फूटे क्रोध और नफरत से पूरी तरह से भर गया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 328 रोष जो स्वर्ग को जला देता है 2। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 328 रोष जो स्वर्ग को जला देता है 2। युनचे ने गुस्से में दहाड़ते हुए जियो यूनहाई को दूर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप जियो यूनहाई का सिर जमीन पर धंस गया और ताजा खून हर दिशा में बिखर गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। फिर युनचे ने उन्मत्त होकर पीछे के पहाड़ों में धावा बोल दिया। वह अपनी अधीरता, लालसा, उत्साह, खुशी और कई भावनाएं अपने साथ वापस लाया। जैसे ही उसका पैर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में पड़ा, ये भावनाएं लुढ़कते ज्वार की तरह एक साथ मिल गईं। इनमें आनंद ने सबसे अधिक स्थान घेर रखा था, क्योंकि वह जल्द ही अपने दादा और छोटी चाची से मिलने वाला था जिनसे वह 3 साल से नहीं मिला था। वह जल्द ही उन्हें उनके 3 साल के दुख से बाहर निकालने वाला था। वह उन्हें देखना चाहता था कि वह क्या बन गया है।
और उन्हें बताना चाहता था कि वह कैसे बड़ा हो चुका है। वह चाहता था कि वे उसके बारे में चिंता न करें और वह जो बन गया है उस पर संतुष्ट और गर्व महसूस करें। जल्द ही वह जो करने के लिए निकला था उसे पूरा करने वाला था। वह वादा पूरा करने वाला था जो वह अपने दादा और छोटी चाची के लिए छोड़ गया था। जल्द ही वह जियो कबीले का सारा कर्ज वसूल करने वाला था और अपने दादा और छोटी चाची को उनकी सभी चिंताओं और नाराजगी से छुटकारा दिलाएगा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जो हासिल होगा वह इतना आश्चर्यजनक झटका होगा। युनचे एक हिंसक आंधी की तरह था जब वह पीछे के पहाड़ों में घुस गया। उन्होंने रिफ्लेक्शन गॉज को पार किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां जियो ली और जियो लिंगशी 3 साल से अलग थलग थे। पहाड़ का फर्श, सूखी घास, पत्थर का कमरा और साफ झरना। ये जगह अविश्वसनीय रूप से सरल और शांत थी, लेकिन यह अतुलनीय रूप से अलग थलग भी थी। जियो ली और जियो लिंगजी को जबरन यहाँ बंद कर दिया गया और उन्हें आधा कदम भी दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यूचे इस पत्थर के कमरे के सामने पहुंचते ही रुक गया। कुछ देर तक उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उन्हें हर बात के बारे में सच नहीं बताना चाहता था। वह यह मानना पसंद करेगा कि जियो कबीले ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब झूठ था। वह ये भी मानना चाहेगा कि जो कुछ भी उन्होंने उसे बताया था वह एक सपना था। वह अपनी 3 साल की संचित लालसा, चिंता और चिंता को अपने साथ वापस ले आया। वह इस परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ थे। दादाजी, छोटी चाची, क्या आप लोग अंदर हैं? मैं जियोचे हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। दादाजी, छोटी चाची, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो बाहर आएं और मुझसे मिलें। उसकी चीख पुकार में हल्की सी कंपकंपी आ रही थी। उसकी आवाज हवा के साथ दूर तक चली गई, लेकिन एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी आशा का आखिरी टुकड़ा साबुन के बुलबुले की तरह बुझ गया। युनचे ने अपनी सांस रोकी और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पूरा शरीर अचानक गतिहीन हो गया। सामने पत्थर के कमरे में उसने जो देखा वह गहरे लाल रंग का खून का धब्बा था। युनचे के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह एक तेज आंधी की तरह तेजी से आगे बढ़ा। वह तुरंत उस पोखर के सामने घुटनों के बल बैठ गया, खून देखने के लिए कि खून के धब्बे पहले ही सूख चुके हैं। हालांकि इसकी सतह पर धूल की एक पतली परत थी। इस जगह पर जहां पहाड़ी हवाएं कभी नहीं रुकती, धूल की ये पतली परतें साबित कर रही हैं कि एक खून का धब्बा पिछले 3-4 दिनों में ही बचा है। खून के धब्बे से ज्यादा दूर नहीं, यूचे ने 2 टूटी हुई तलवारें देखी जिनके ऊपर जंग के धब्बे थे। इसके अलावा ऐसा कोई निशान नहीं मिला कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ हो। बनिंग हेवन कबीले की ताकत के खिलाफ जियो लाए और जियो लिंगजी के पास संघर्ष करने और विरोध करने की कोई क्षमता कैसे हो सकती है? युनचे के हाथ जमीन पर टिके हुए थे और उसकी 10 उंगलियां चट्टानों में गहराई तक धंसी हुई थी। उसका सिर झुक गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कसकर अपने दांत भींच लिए और खड़खड़ाहट की आवाजें निकाली। एक तीव्र क्रोध और कड़वाहट जो व्यवहारिक रूप से जीवंत हो उठी, पूरे पत्थर के कमरे में भर गई। इसके झुंड ने यहाँ की हवा का बहना बिल्कुल बंद कर दिया। स्वर्ग कबीला जल रहा है, स्वर्ग कबीला जल रहा है, स्वर्ग कबीला जल रहा है। युनचे के मुंह से धीमी आवाजें निकली। वे शांत घुरघुराहटें नरक से जीवन की तलाश कर रहे भूतों की आवाजों की तरह थी। उसे उस व्यक्ति के बारे में याद आया जिसका उल्लेख सिकोन डू ने न्यू मून सिटी में किया था। फेन डुआनहुन का तीसरा बेटा फेन जियूचेन। सिकोन डू से गलती नहीं हुई थी, वह वास्तव में फेन जियूचेन था। न्यू मून सिटी में उसके प्रकट होने का कारण केवल वहां से गुजरना था। उसका वास्तविक लक्ष्य वास्तव में यही स्थान था। बनिंग हेवन कबीले के प्रति उनकी नाराजगी 2 साल पहले पैदा हुई थी। फेन जुएचेंग उसकी हत्या करना चाहता था, लेकिन इसके बदले में फेन जुएबी को नुकसान पहुंचाया गया। कैंगयू से प्रेमालाप करने का फेन जुएचेंग का प्रयास व्यर्थ था और वास्तव में इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे बनिंग हेवन कबीले का सारा चेहरा खो गया। बाद में उसने अपनी हत्या के लिए फेन मोली के नेतृत्व में 8 स्काई प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञों को भी भेजा। उसने 7 को मार डाला और 1 को जीवित छोड़ दिया। वह अंतिम व्यक्ति बनिंग हेवन कबीले के लिए उसकी चेतावनी थी और उसने बनिंग हेवन कबीले को थोड़ी सी अनदेखी, छूट और यहाँ तक कि थोड़े से समझौते के साथ छोड़ दिया। क्योंकि बनिंग हेवन कबीला था एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय जो सहस्राब्दियों से वहाँ मौजूद था। जब तक वह अपनी बुद्धि के अंत में नहीं था, वह बनिंग हेवन कबीले के प्रति शाश्वत शत्रुता रखने को तैयार नहीं था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि बनिंग हेवन क्लैन इस तरह का अभिनय करके जवाब देगा। भले ही उसके और बनिंग हेवन कबीले के बीच नफरत 10 गुना अधिक थी, इसका जियो लाए और जियो लिंगजी से क्या लेना देना था। आह, युनचे जोर जोर से चिल्लाता रहा जब तक कि उसकी आवाज बंद नहीं हो गई।
उसने जमीन को अपनी मुट्ठियों से कुचला और जमीन में कई मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। उसके बाद उसका पूरा शरीर बाहर निकल गया, फिर स्नो फीनिक्स पर गिरा। शत्रुता के भाव को आसमान तक छूते हुए वह दूर तक उड़ गया। तुम जियो कबीले के बूढ़े कुत्ते, ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से। अगर वास्तव में मेरे दादाजी और छोटी चाची को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को अपने कब्जे में ले लूंगा। सभी को मृतकों के साथ दफनाया जाएगा। जियो कबीले के ऊपर आसमान में एक आवाज गूंज उठी जो मानो नरक की गहराइयों से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने घबराकर अपना सिर उठाया और देखा कि एक विशाल बर्फीला सफेद जानवर आकाश की ओर आ रहा है। वे सभी फर्श पर अचेत हो गए थे और अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, यहाँ तक कि जब तक वह विशाल बर्फीला सफेद जानवर उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गया तब भी वे ठीक से खड़े होने में असमर्थ थे। जैसे ही वह डाउनड्राफ्ट का अनुसरण कर रहा था, बर्फीली ठंडी हवा ने उसके मन को कुछ हद तक शांत कर दिया, लेकिन उसकी छाती और मस्तिष्क अभी भी नफरत से भरे होने के कारण फटने के कगार पर थे। उसने अपने दांत भींच लिए और ध्वनि संचरण जेड के साथ 7000 मील ट्रांसमिशन तावीज भी उठा लिया। उन्होंने कठोर आवाज में सिकोन डू की ओर कहा, सीनियर सिकोन, मुझे बताओ कि बनिंग हेवन कबीला कहाँ है? उद्धरण चिन्ह ... क्या हुआ? जल्दी करो और मुझे बताओ कि बनिंग हेवन कबीला कहाँ है? युनची गुस्से से दहाड़ने लगा। उद्धरण चिन्ह ... न्यू मून सिटी से 3000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। एक बार जब आप ब्लू फायर रीजन नामक स्थान पर पहुंच जाएं, तो बनिंग हेवन वैली के स्थान के बारे में पूछें। बनिंग हेवन कबीला बनिंग हेवन वैली में है। आपको बेहद सावधान रहना होगा। यूचे ने ध्वनि संचरण जेड को हटा दिया और अपनी नफरत भरी आंखों से दक्षिण पश्चिम की ओर देखा। उसके नीचे स्नो फीनिक्स जानवर ने व्यावहारिक रूप से अपने मालिक की भावना को महसूस किया और अपनी अधिकतम गति से उड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे सफेद रंग की एक लंबी लकीर खींच गई, तेजी से दूर क्षितिज में गायब हो गया। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ब्लू फायर क्षेत्र से बहुत दूर था जहां बनिंग हेवन कबीला था। भले ही बनिंग हेवन कबीले ने अपरंपरागत गहरे जानवरों को परिवहन की एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया हो, फिर भी एक राउंड ट्रिप में उन्हें लगभग 10 दिन लगेंगे। तो यूचे के स्नो फीनिक्स के समान वाक्य में उनके माउंट का उल्लेख कैसे किया जा सकता है? यदि आगे वाले लोगों ने अपनी यात्रा तेज कर दी और पीछे वाला व्यक्ति अपनी अधिकतम गति से आगे बढ़ गया, तो जब फिन यूचेन बनिंग हेवन कबीले में लौटे तो यूचे पहले से ही ब्लू फायर क्षेत्र से 50 किलोमीटर से कम दूर होना चाहिए। इस दल में एक युवा महिला भी थी जो लगभग 17 से 18 वर्ष की लग रही थी, जिसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसके बगल में एक 50-60 साल का अटल और गुस्सैल बुजुर्ग बैठा था। उनके चेहरे पर जो पीलापन साफ दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफी भारी चोट लगी है। ये दो लोग आश्चर्यजनक रूप से जियो लाए और जियो लिंगजी थे। जब वे बनिंग हेवन कबीले के मुख्य द्वार के सामने पहुंचे तो सभी लोग उछल पड़े। युवा महिला ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, दांत पीस लिए और कहा, हमारे बीच कोई दुश्मनी या शिकायत नहीं है। आप लोग वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक बूढ़ा आदमी युवा महिला के सामने चला गया, उसे अपने हाथों से धक्का दिया और कहा, कम बकवास, जाओ। जियो ली ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और जियो लिंगजी के सामने ब्लॉक कर दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे तुरंत धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पिता, जियो लिंगशी ने दुखी होकर कहा, क्योंकि वह जियो को लेटने में मदद करने के लिए जल्दी कर रही थी। जियो ली ने अपनी छाती ढांक ली और जोर से खांसी। उसका चेहरा अब और भी पीला पड़ गया। रुकना। फिन जियोचेन अचानक पलटे और ठंडे स्वर में बोले, तुम्हें उन्हें परेशान करने के लिए किसने कहा था? वे जीवित रहेंगे या मरेंगे, इसका निर्णय करना आपके ऊपर नहीं है। यदि तुमने उन्हें दोबारा परेशान करने का साहस किया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। वह बूढ़ा आदमी उपहास कर रहा था और जियोली को श्राप देने ही वाला था, लेकिन फिन जियोचेन की बात सुनकर उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। वह तुरंत सिर हिलाया और तेजी से पीछे हट गया। इस जियो झूठ को ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के सबसे निचले स्तर में बंद करो। जहां तक इस महिला की बात है, फिन जियोचेन ने जियो लिंगजी की ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असामान्य थी। उसे वहां ले आओ जहां मैं रह रहा हूँ, मॉर्टल पटिंग हेवनली पवेलियन, और दूसरी नौकरानी जीलैंड को उस पर करीब से नजर रखने को कहो। हाँ, स्वर्ग कबीला जल रहा है, शहर मंडप नष्ट कर रहा है। फिन जियोचेन का पूरा बायां हाथ कसकर लपेटा हुआ था और उसकी पूरी दाहिनी बांह नीचे लटक रही थी। हालांकि बनिंग हेवन कबीले के पास असीमित आध्यात्मिक छर्रे और प्रभावी दवा थी, इस तथ्य के अलावा कि फिन जियोचेन की गहन शक्ति कमजोर नहीं थी, युनची का प्रहार सचमुच बहुत दुष्ट था। 10 दिनों की अवधि में फिन जियोचेन के घावों को पूरी तरह से ठीक करना असंभव था। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर का सारा दर्द
और उसके दिल के भीतर का अंतहीन अपमान यूचे के प्रति अधिक से अधिक तीव्र नफरत में बदल गया था। सिटी डिस्ट्रॉइंग पवेलियन का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और फेन डुआनहुन गुस्से में अंदर चला गया। स्पष्ट रूप से क्रोधित फेन डुआनहुन का सामना करते हुए फेन ज्यूचेंग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित या भ्रमित नहीं थे। वह खड़ा हुआ और स्पष्ट उत्तर के साथ एक प्रश्न पूछा, पिताजी, आपको इस हद तक क्रोधित होने के लिए किसने उकसाया? क्या आप ही थे जिन्होंने चेन र को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाने दिया और इन दोनों को वापस लाने दिया? फेन डुआनहुन ने गुस्से से पूछा। हाँ, फेन ज्यूचेंग ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो। आपने इस मामले में मुझसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली, क्योंकि अगर मैंने आपसे सलाह ली होती तो आप कभी सहमत नहीं होते। फेन ज्यूचेंग ने निडरता से कहा। अपमानजनक। फेन डुआनहुन नीचे झुका और अपने हाथों के पास लंबी जेड टेबल को तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? युनचे एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अभी बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सकते हैं। महान बुजुर्ग फेन डुआनकान फेन मोली, सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र से आधा कदम आगे और 7 स्काई प्रोफाउंड विशेषज्ञ, सभी को उसके हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। एकमात्र व्यक्ति जो बच निकला, फेन डुआनहाई, हमारे बनिंग हेवन कबीले के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करने के लिए बचा लिया गया और हमें थोड़ी सी बदनामी के साथ छोड़ दिया गया। फेन डुआनहाई के अनुसार यूचे की ताकत व्यवहारिक रूप से आपके दादाजी के समान ही है। यदि कोई इस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता कर सकता है तो आपको उससे मित्रता करनी होगी। यदि आप मित्र नहीं बन सकते तो आप उसे बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सकते, परंतु आप तो पिता इसे सहना जारी रखना चाहते हैं। फेन ज्यूचेंग जमकर खड़े हुए और अपनी जोड़ीदार आंखों से फेन डुआनहुन की उग्र आंखों का सामना किया। शत्रुता से भरा हुआ, उसने मेरे दूसरे छोटे भाई को मार डाला, जो आपका बेटा भी है। उसने मेरी शादी में खलल डाला, मुझे और पूरे बनिंग हेवन कबीले को बिना किसी चेहरे के छोड़ दिया। हम स्वर्ग के नीचे हर चीज के लिए हंसी का पात्र बन गए। उसने हमारे 7 बुजुर्गों को भी मार डाला जो हमारे मंडप स्वामी थे। इस प्रकार की नफरत बिल्कुल अपूरणीय है। केवल मैं ही नहीं, यहाँ तक कि कई एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स भी यूचे को हजारों टुकड़ों में कटा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, आपने कबीले की विशाल सभा में इसे अस्थायी रूप से सहना चुना। हम इसे कैसे सहन कर सकते थे? बनिंग हेवन कबीले के लिए हजारों वर्षों की कठिनाइयों के भीतर हम इस हद तक कब अपमानित हुए हैं? कौन हमारे युवा कबीले मास्टर और हमारे कई बुजुर्गों और मंडप मास्टरों को मारने की हिम्मत करेगा? हमारे बनिंग हेवन कबीले ने कब ऐसा किया? हम इस हद तक कमजोर हो गए हैं कि हम बिना किसी पृष्ठभूमि के एक छोटे से वहशी बच्चे से डरते हैं। चुप रहो। फेन डुआनहुन ने अपनी भुजाएं घुमाई। आपने जो कुछ भी कहा, मैं स्वाभाविक रूप से उससे नहीं भूलूंगा। मैंने भी कभी युनचे को जाने देने के लिए नहीं कहा, सिवाय इसके कि यूचे की वर्तमान ताकत बहुत आश्चर्यजनक है। हमें सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और हम बिल्कुल भी अतार्किक कार्य नहीं कर सकते हैं। उसका फेन डुआनहाई को जाने देना हमें ये भी सूचित कर रहा है कि वह हमसे पूरी तरह मौत तक नहीं लड़ेगा। इस प्रकार निर्णय लेने के लिए हमारे पास निरीक्षण करने के लिए बहुत समय होगा। लेकिन आपने गुप्त रूप से चेन र को जाने और उसके 2 रिश्तेदारों को पकड़ने की अनुमति दे दी। यूचे एक बेहद स्नेही व्यक्ति हैं। वह ज़िया युवानबा को बचाने के लिए अपने जीवन का सौदा करेगा, जो केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र में था। आपने जो किया उसके तराजू को पूरी तरह से उल्टा खींच रहा है। अगर इसकी खबर फैल गई तो हमारे बनिंग हेवन कबीले को पूरी तरह से बेशर्म और अपराधी करार दिया जाएगा। अब से हमारी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचेगी। ... देवताओं के विरुद्ध अध्याय 329 रोष जो स्वर्ग को जला देता है 3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 329 रोष जो स्वर्ग को जला देता है 3। इसलिए फेन ज्यूचेंग ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। उनकी विशेषताएं थोड़ी क्रूर हो गईं। हमें तुरंत उसके 2 रिश्तेदारों को रिहा कर देना चाहिए और यूचे से दया की भीख मांगनी चाहिए। हम इस तरह अपने बनिंग हेवन कबीले की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रख सकते हैं। आप... फेन डुआनहुन की हथेली ऊपर उठी और वह फेन ज्यूचेंग के चेहरे पर एक तमाचा जड़ने ही वाला था, लेकिन उसकी गंभीर रूप से घायल होने की दयनीय स्थिति और उसके चेहरे पर आक्रोश को देखकर ये हथेली अंततः नीचे नहीं गिरी। मेरी दुल्हन की बारात के दिन युनचे द्वारा हमारे पूरे कबीले की गरिमा को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। अभी ब्लू विंड एम्पायर में हमारे बनिंग हेवन कबीले पर कौन नहीं हंस रहा है? हमारे बनिंग हेवन कबीले की हजारों वर्षों की प्रतिष्ठा अब पूरी तरह से यूचे की प्रतिष्ठा के लिए खराब हो गई है। अगर ग्रेट एल्डर के 7 लोगों के समूह की यूचे के हाथों मरने की खबर बाहर आ गई तो हम पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह जाएंगे। और इस स्थिति में यदि हम इसके बजाय कार्रवाई करने में झिझकते हैं
और इसे अभी के लिए सहन करते हैं, तो मैं भी, जो बनिंग हेवन कबीले का युवा कबीले मास्टर है, बनिंग हेवन कबीले को हेय दृष्टि से देखूंगा। फेन जिउचेंग अपने दांत भींचते हुए लगभग दहाड़ने लगा। वह, जो हमेशा फेन डुआनहुन के सामने सामान्य रूप से आज्ञाकारी रहा था, वास्तव में आज जरा भी झुक नहीं रहा था। केवल यूचे को मारकर ही हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकेंगे और बुजुर्गों और हमारे पूर्वजों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे जो मर चुके हैं। इसके लिए हमारे तरीकों के प्रति बेईमान होने में क्या दोष है? अगर पिता को डर है कि इससे उनका अपना नाम खराब हो जाएगा, तो आप यूचे को मारने के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने ही अपने दम पर काम किया और यूचे के परिवार का अपहरण कर लिया। कहो कि यह वही था बनिंग हेवन कबीले में किसी और से असंबंधित। फेन जिउचेंग के प्रत्येक शब्द पहले की तुलना में अधिक कठोर थे। उसके ऐसा करने के लिए कबीले की तथाकथित प्रतिष्ठा केवल कारण का एक छोटा सा हिस्सा थी। कारण का बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से युनचे के खिलाफ उसकी नफरत का बदला लेने के लिए था, जो उसके मज्जा तक घुस गई थी। जैसा कि फेन जिउचेंग के पिता फेन डुआनहुन निश्चित रूप से जानते थे कि फेन जिउचेंग के असली इरादे क्या थे, फिर भी उनके हर एक शब्द ने सीधे उनके जीवन पर प्रहार किया था। एल्डर्स काउंसिल के भीतर उन्होंने जो भी राय सुनी थी, वे सभी इसी तरह की थी। यदि उनमें से अधिकांश हिस्सा करने के लिए सहमत नहीं होते, तो वह कबीले मास्टर केवल आज ही इसकी खबर कैसे प्राप्त कर सकते थे? कोई और भी हो सकता है आवेगी और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए तरीकों में बेईमान हो सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बनिंग हेवन कबीले के कबीले मास्टर के रूप में उसे समग्र रूप से स्थिति के बारे में सोचना होगा और हर चीज के संबंध में लाभ और नुकसान का आकलन करना होगा। लेकिन चूंकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी हैं, यहाँ युनचे को उकसाने और मारने के अलावा उसके पास पहले से ही कोई अन्य विकल्प नहीं था। रहने भी दो। फेन डुआनहुन का हाथ नीचे झुक गया और उसने असहाय होकर आह भरी। हालांकि उसकी नजर अभी भी अविश्वसनीय रूप से ठंडी और कठोर थी। बचपन से लेकर अब तक धमकाने की बात तो दूर, आपको लगभग कभी भी दूसरों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी तुम्हें युनचे के हाथों बार बार अपमानित होना पड़ा, और मुझे पता है कि यदि तुमने ये प्रतिशोध नहीं लिया तो तुम्हारा समाधान नहीं हो पाएगा। महान बुजुर्ग और अन्य लोगों की हत्या का प्रतिशोध भी वास्तव में चुकाया जाना चाहिए। मैं आपकी सनक को एक बार कम होने दूंगा और व्यक्तिगत रूप से युनचे को मारने के लिए व्यवस्था करूंगा, लेकिन केवल इस बार। यदि तुम फिर कभी इस तरह के परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने आप कार्य करने का साहस करोगे, तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दयालु नहीं होऊंगा। कबीले मास्टर के रूप में फेन डुआनहुन का दबाव स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसका फेन जिउचेंग वास्तव में विरोध कर सके। उसका ऊपरी शरीर थोड़ा कांप गया। जैसे ही उसने तुरंत उत्तर दिया, युनचे के प्रति मेरी नफरत बेहद गहरी है। दूसरे बुजुर्ग के साथ साथ अन्य लोग भी महान बुजुर्ग का बदला लेने के लिए तुरंत युनचे को मारना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने पिता की पीठ पीछे ऐसा किया। जिउचेंग ने वादा किया कि ऐसी चीजें फिर कभी नहीं होंगी। युनचे को मारने के बाद अपनी मर्जी से काम करने की गलती पर मैं पिता की किसी भी डांट और सजा को भी स्वीकार करूंगा। हम्फ। फेन डुआनहुन ने ठंडी सांस भरी और अपनी आस्तीन मोड़कर बाहर निकल गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तो उसका कदम रुक गया और उसने अचानक पूछा, आपने चेन र को ऐसा करने के लिए लोगों को क्यों बुलाया? उनकी नैतिकता दृढ़ है और वह किसी के परिवार को बंधक बनाने के इस तरह के तरीके को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप उसे कैसे मना पाए? पिताजी शायद नहीं जानते, फेन जिउचेंग ने कहा। तीसरे भाई के रैंकिंग टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाने का कारण ठीक युचे था। जब वह ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में था, तो युचे ने न केवल उसे हरा दिया, बल्कि उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। उस समय दूसरे भाई के अपमान के एक वाक्य ने पहले ही उसे कई वर्षों के लिए संप्रदाय छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। शपथ लेने के लिए दूसरा भाई भुगतान। फिर भी युचे ने अपनी गरिमा को अपने पैरों तले कुचल दिया। पवेलियन मास्टर डुआनेकान, जिससे युनचे ने मार डाला था, वह और भी अधिक वह व्यक्ति था जिसकी उसने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रशंसा की थी। युचे के प्रति उनकी नफरत निश्चित रूप से मेरी नफरत से कमतर नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि जब युचे मौत के कगार पर होगा, तो मैं उससे युचे को जी भरकर अपमानित करने दूंगा और उसे व्यक्तिगत रूप से खत्म करने दूंगा, और इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। जहां तक उस कारण की बात है कि मैंने थर्ड ब्रदर को क्यों जाने दिया। फेन जिउचेंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल तीसरा भाई ही कबीले से बाहर था और कई दिनों तक वापस नहीं आया था, इसलिए पिता को संदेह नहीं होगा या जल्दी कुछ नोटिस नहीं होगा। हम्फ। फेन डुआनहुन ने अपना सिर घुमाया। बिना कोई दूसरा शब्द बोले वह क्रोधित होकर चला गया। 10 बार सांस लेने के बाद उसकी उदास आवाज पहले से ही बनिंग हेवन कबीले के हर कोने में फैल गई थी।
सभी बुजुर्ग और मंडप मास्टर मेरी आज्ञा सुनते हैं। सभी को 15 मिनट के भीतर ग्रेट असेंबली हॉल में इकट्ठा होना होगा। चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बूढ़ा जियो, उन दोनों को कहाँ कैद किया जा रहा है? फेन जियोचेन चिल्लाया। बाहर। एक व्यक्ति जिसकी पीठ थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई थी अंदर आया। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, जियोली को ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल की सबसे निचली मंजिल पर कैद किया गया है, और जहाँ तक जियो लिंगजी नामक उस लड़की की बात है, वह मॉडल के भीतर बंद थी। तीसरे युवा मास्टर के आदेश पर स्वर्गीय मंडप को अलग करना। नश्वर विदाई स्वर्गीय मंडप। फेन जियोचेन थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। आपको यकीन है कि यह फेन जियोचेन का अपना आदेश है? ये वास्तव में दिलचस्प है। मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन हमेशा से एक वर्जित मैदान रहा है जो उसका था, और यहाँ तक कि अगर मैं उसमें टहलता तो मुझे भी उसकी नाराजगी का सामना करना पड़ता था। उसने वास्तव में एक महिला को बंद कर दिया था जिसका उपयोग वहाँ चारे के रूप में किया जाता है। जिस व्यक्ति को ओल्ड जियो कहा जाता था, उसने स्पष्ट स्वर में कहा, भले ही जियो लिंगशी यूचे की चाची है, लेकिन वह थर्ड यंग मास्टर से थोड़ी छोटी लगती थी। उनका लुक बेहद शानदार है, सुंदर, और उसकी एक प्रकार की अनोखी आभा है। थर्ड यंग मास्टर के पास शायद उसके बारे में कुछ और विचार हैं। ओह, क्या यह ऐसा है? फेन जियोचेन के मुंह का कोना विकृत हो गया और अचानक एक भयावह मुस्कान में बदल गया। मेरे साथ मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन में आओ। यूचे को खबर सुनने और यहाँ आने में कम से कम 7 या 8 दिन और लगेंगे। इस समयावधि में बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। हाँ, बनिंग हेवन कबीला बनिंग हेवन वैली के भीतर स्थित था। कबीले का आधार समतल भूमि नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव वाली पहाड़ी भूमि थी। इसके भीतर विभिन्न ऊंचाइयों की पर्वत चट्टानें एक के बाद एक भूमि पर बिछी हुई थी। मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन फेन जियोचेन का निवास था, और इसे मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन क्यों कहा जाता था? ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका निर्माण बनिंग हेवन कबीले के भीतर सबसे ऊंची चट्टान पर किया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी। ये फेन जियोचेन का निवास था, और कभी कभी इसे प्रशिक्षण मैदान के रूप में माना जाता था। किसी को भी अपनी मर्जी से अंदर आने की इजाजत नहीं थी। बेशक अगर फेन जियोचेन प्रवेश करने पर जोर देते हैं, तो कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। फेन जियोचेन मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन में नहीं थे, और फेन जियोचेन ने अविश्वसनीय आसानी के साथ मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन में प्रवेश किया। जैसे ही उसने धक्का देकर गेट खोला, उसने तुरंत उस लड़की को देखा जो लकड़ी की खिड़की के पास घबराए हुए चेहरे के साथ उसकी ओर देख रही थी। इस लड़की को देखकर फेन जियोचेन की आंखें तुरंत चमक उठी, और एक भूखे भेड़िए की तरह वासनापूर्ण चमक प्रकट हुई। उसकी आंखों के सामने लड़की केवल 17 या 18 वर्ष की लग रही थी। हालांकि उन्हें जो जानकारी मिली उससे पता चला कि यूचे की चाची बहुत बूढ़ी नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक छोटी थी। वह जाहिर तौर पर यूचे से थोड़ी छोटी थी। लड़की की कोमल विशेषताएं चिकनी और आकर्षक थी। उसके गुलाबी होंठ उज्ज्वल और रसदार थे। उसकी पतली और उभरी हुई नाक परिष्कृत और नाजुक थी, और शुद्ध काली पलकों के नीचे 2 आंखें थीं जो घबराहट प्रकट करती थी, फिर भी उतनी ही सुंदर और स्पष्ट थी, हीरा और सितारे। उसने जो लंबा अंगरखा पहना था वह बहुत सादा था और थोड़ा घिसा हुआ भी लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर इसके बजाय यह एक सुंदर और परिष्कृत एहसास देता हुआ दिखाई दिया। फेन जियोचेन की निगाहें उससे लगातार घूरती रहीं, लंबे समय के बाद हिलने को तैयार नहीं थी। छोटा सा तैरता हुआ क्लाउड सिटी, एक ऐसी जगह जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी जगह दुनिया के सभी आकर्षणों से बनी एक बेहद खूबसूरत लड़की को जन्म दे सकती है। उसकी कोमल और सुंदर विशेषताओं की तुलना में जो चीज किसी के दिल की धड़कन को और भी अधिक बढ़ा देती थी, वह थी उसकी ताजगी, जो कभी भी सांसारिकता के संकेत से खराब नहीं होती थी। उसके शरीर पर उसने स्पष्ट रूप से एक कोमल और नाजुक एहसास उत्सर्जित किया, जिसके कारण किसी में भी अनियंत्रित रूप से उसकी रक्षा करने की इच्छा पैदा हो गई। विशेषकर उसकी आकर्षक आंखों की जोड़ी, वे चमचमाते झरने के पानी के तालाब की तरह बिल्कुल स्पष्ट और प्रेमपूर्ण रूप से आकर्षक थे। फेन जियोचेन की नजर लालच और वासना के बीच बदल गई। कमरे का दरवाजा एक लात से बंद करके वह भद्दी मुस्कान के साथ जियो लिंगजी की ओर चला गया। कौन? तुम कौन हो? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? फेन जियोचेन की नजर के संपर्क में आते ही जियो लिंगशी के पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, और वह घबराकर पीछे हट गई क्योंकि उसके दाहिने हाथ ने उसकी छाती के सामने उसके कपड़ों को कसकर पकड़ लिया था। ओह, अपना परिचय देना भूल गया, फेन जियोचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बनिंग हेवन कबीले के युवा कबीले मास्टर फेन जियोचेन हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्या आप यूचे की चाची हैं? अगर मुझे ठीक से याद है तो आपका नाम जियो लिंगजी है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो मुझे
फिन ज्यूचेंग को अपना नाम याद दिला सकें। लेकिन यह अच्छा है कि आपने न केवल मुझे निराश नहीं किया, बल्कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य भी दिया। जैसे ही फिन ज्यूचेंग ने बात की, उनकी मुस्कान और भी अधिक प्रचंड हो गई। जियो लिंगशी के लिए बनिंग हेवन क्लान मूल रूप से एक ताकत थी जो केवल किंवदंतियों के भीतर ही मौजूद थी। बनिंग हेवन कबीले के युवा कबीले मास्टर उन किंवदंतियों में एक असाधारण व्यक्ति थे, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी उसे उम्मीद थी कि उसके पूरे जीवन में कभी कोई संपर्क नहीं होगा। लेकिन एक ही रात में एक अप्रत्याशित दुर्भाग्य ऐसा ही आया। वह और उसके पिता वास्तव में इस महान विशाल संप्रदाय में लाए गए थे। यहाँ रास्ते में कुछ बनिंग हेवन कबीले के लोगों की बातचीत से वह रुक रुक कर कुछ सुनाई दे रहा था। वह हल्के से समझ गई थी कि उसे और उसके पिता को यहाँ लाने का कारण यूचे था। और यूचे बिल्कुल वही जियोचे था जिसके बारे में उसने सपने देखे थे और जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी। केवल उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वास्तव में उनके बीच क्या हुआ था। जब पूरी नीली हवा इधर उधर घूम रही थी और यूचे के नाम पर चर्चा कर रही थी, जियो लिंगशी और जियोली, जो पीछे के पहाड़ में कैद थे, हर चीज से अनभिज्ञ थे और उनके लिए कुछ भी जानना असंभव था। यूचे की उनकी छवि अभी भी अपन गहरी नसों वाले उस कमजोर युवा पर टिकी हुई थी, जिसे उसकी सुरक्षा और चिंता की आवश्यकता थी। फिर भी जियो संप्रदाय के उत्पीड़न के खिलाफ सामना करते समय वह दृढ़ता से सामने खड़ी हो सकती थी और उसकी रक्षा कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। जियो लिंगशी का हर एक सेकंड यहाँ दहशत और भय में गुजरा था। जियो ज्यूचेंग की निगाह ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पिता के बारे में क्या? मेरे पिता कहाँ है? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? आप लोग आखिर क्या करने जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? हे, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। फिन ज्यूचेंग ने अपना बायां हाथ उठाया जो पट्टियों से बंधा हुआ था और इत्मीनान से अपने कंधों का थोड़ा व्यायाम किया। लेकिन आप ये जानने वाले हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ? हाँ, मैं अब अचानक यूचे का थोड़ा आभारी हूँ। वास्तव में मुझे दुनिया में इतनी बढ़िया चीज ढूंढने की अनुमति देना। उसके आने से पहले मुझे पहले तुम्हारे शरीर पर कुछ अच्छे ब्याज इकट्ठा करने दो। अपनी बात खत्म करने के बाद फिन ज्यूचेंग अश्लील ढंग से हंसे और जियो लिंगशी की ओर झपटे। आह, पास मत आओ। जियाओ लिंगशी चिल्लाते हुए दूसरे कोने में चली गई। उसका हाथ उसकी छाती के बीच में था। जाओ, चले जाओ। अगर तुम एक कदम और करीब आने की हिम्मत करो, मैं अपने दिल की नसें तोड़ दूंगा। हाँ, फिन ज्यूचेंग ने हंसते हुए कहा, आपकी गहन शक्ति केवल एक दयनीय प्रारंभिक चरण नवजात गहन क्षेत्र है और आप मेरे सामने अपने दिल की नसें तोड़ना चाहते हैं। तो फिर आप स्वतंत्र महसूस क्यों नहीं करते और कोशिश क्यों नहीं करते? जैसे ही फिन ज्यूचेंग हंसे, वह फिर से जियो लिंगशी की ओर झपटा। इस समय अचानक उसके पीछे से गड़गड़ाहट की आवाज आई और कसकर बंद दरवाजा जोर से लात मारकर खुल गया। फिन ज्यूचेंग तेजी से घूमा और अचानक उसने फिन ज्यूचेंग को देखा, जिसके चेहरे पर उदासी थी। वह दरवाजे के पास खड़ा था। किसने कहा कि आप प्रवेश कर सकते हैं? फिन ज्यूचेंग की आंखें लगातार फिन ज्यूचेंग को घूर रही थी, मानो वह अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी को घूर रहा हो। ओह, तीसरे भाई, आप वापस आ गए। फिन ज्यूचेंग ने अपना चेहरा घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि आप पहले यहाँ नहीं थे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से अंदर आया। आप बिल्कुल सही समय पर वापस आए। मैं इस महिला को ले जाऊंगा। फिन ज्यूचेंग की शुरू में उदास अभिव्यक्ति अचानक एक बार फिर डूब गई। उसकी निगाहों के भीतर हल्की हल्की बर्फीली ठंडक का झोंका आया। जान लेने का इरादा। वह रुखाई से बोला, मैं ही हूँ जो उसे यहाँ लाया हूँ। मैंने केवल इतना कहा था कि मैं उन्हें वापस लाऊंगा, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें आपके प्रबंधन के लिए सौंप दूं। अभी चले जाओ। ओह, फिन ज्यूचेंग की आंखें सिकुड़ गईं। टस्क, थर्ड ब्रदर की प्रतिक्रिया वास्तव में कुछ हद तक दुर्लभ है। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे भाई को ये लड़की पसंद आ गई हो? तो क्या हुआ अगर ऐसा है? न केवल उसकी निगाहें, बल्कि फिन ज्यूचेंग की आभा भी अब हत्या करने का इरादा रखती है। जैसे कि अगर फिन ज्यूचेंग अभी भी नहीं गया, तो वह तुरंत हमला कर देगा। ओह, फिन ज्यूचेंग ने एक स्पष्ट और जानने वाली मुस्कान प्रकट की, तो यह वही है। थर्ड ब्रदर हमेशा से ही जिद्दी स्वभाव का था और उसमें प्यार की चाहत की कमी थी और वह हमेशा महिलाओं के प्रति उसी तरह व्यवहार करता था। वास्तव में मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि थर्ड ब्रदर समलैंगिक होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके बड़े भाई के रूप में मैं भी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। चूंकि वह एक ऐसी महिला है जिसे थर्ड ब्रदर पसंद करता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं बड़े भाई के रूप में उसे छोड़ दूंगा। आप लेकिन तीसरे भाई को ध्यान रखना चाहिए कि वह ये न भूले कि वही ऊंचे की चाची है। फीकी मुस्कान के साथ
फेन ज्यूचेंग लापरवाही से बाहर चला गया। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई क्योंकि उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत झलक रहा था। यदि यह कोई सामान्य दिन होता तो फेन ज्यूचेन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं होता, लेकिन वर्तमान में उनका बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया था, उनका दाहिना हाथ हिल नहीं पा रहा था और उनके शरीर में आंतरिक चोटें भी थीं। यदि वे वास्तव में इस तरह लड़े तो यह वास्तव में अनिश्चित था कि क्या वह फेन ज्यूचेन का मैच होगा। इसके अलावा फेन ज्यूचेन कोई ऐसा व्यक्ति था किसी लड़ाई में घाटे में पड़ते ही वह पागल हो जाएगा। फेन ज्यूचेन बिल्कुल भी घायल अवस्था में उसके साथ लड़ना नहीं चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद। फेन ज्यूचेन के चले जाने के बाद ही जियो लिंगशी की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने अपनी छाती के मध्य भाग को सहलाते हुए हल्के स्वर में अपना आभार व्यक्त किया। उसे और जियोली को फेन ज्यूचेन द्वारा यहाँ लाया गया था। इन कुछ दिनों में सारा दुर्भाग्य सब उसी के कारण उत्पन्न हुआ था। फिर भी उसने ईमानदारी से धन्यवाद कहा क्योंकि उसने फेन ज्यूचेन को भगा दिया था। वह अभी भी इतनी मासूम और दयालु थी कि किसी का भी दिल दुखता था। फेन ज्यूचेन के हृदय की तारें एक अवर्णनीय अनुभूति से हल्की सी टूट गईं। वह मेज के पास बैठ गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। काफी देर बाद आखिरकार वह अचानक बोला, कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ केवल चारा बनाने के लिए लाया गया है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। प्रलोभन, यह लिटिल चे से निपटने के लिए है। जियो लिंगशी तुरंत और भी अधिक घबरा गया। उसने उत्सुकता से कहा, तुम लोगों और लिटिल चे के बीच वास्तव में क्या हुआ? आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसकी जगह गलती स्वीकार कर लूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। क्या ये ठीक है? कृपया उसे छोड़ दें। लिटिल चे वास्तव में एक दयालु व्यक्ति है। उसने निश्चित रूप से आप लोगों को जानबूझकर नहीं उकसाया। गलती स्वीकार करो, क्षमा मांगना। फेन ज्यूचेन ने अपने दांत भींच लिए और नाराजगी से भरी आवाज में कहा, कितना हास्यास्पद है। उसने जो गलतियां की उसका बदला उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा। जियो लिंगशी का दिल अचानक कड़ा हो गया और पूरी तरह से डर से भर गया। उसे जिस बात का डर था वह उसकी खुद की स्थिति नहीं थी, बल्कि उसके दिल में अंकित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसे यह समझ में नहीं आया कि वह बनिंग हेवन कबीले को कैसे उकसाने में कामयाब रहा, और यहाँ तक कि उसे एक बड़ी शिकायत भी थी कि उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपने होंठ चबाए और अचानक कुछ गुस्से से बोली, अगर आपको सचमुच इतनी गहरी शिकायत है तो आप इसे सम्मानजनक तरीकों से हल क्यों नहीं करते? आपका बनिंग हेवन कबीला बहुत महान है, लेकिन लिटिल चे से निपटने के लिए आपने वास्तव में मुझे और मेरे पिता को बंधक बना लिया और चारा बना लिया। क्या आप लोग ऐसा महसूस नहीं करते? क्या आप लोग घृणित और शर्मनाक महसूस नहीं करते? जियो लिंगशी के शब्दों ने फेन ज्यूचेन की अभिव्यक्ति को कुछ देर के लिए हिंसक रूप से उत्तेजित कर दिया। उसके हाथ बुरी तरह भींच गए और उसने दांत भींचकर कहा, ये घृणित और शर्मनाक है। ऐसा करना वास्तव में बेहद घृणित और शर्मनाक है। लेकिन यूचे ने मेरे पूरे जीवन की गरिमा को अपने पैरों तले दबा लिया और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी मार डाला जो मेरे लिए आधा पिता और आधा स्वामी था। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। अगर मैं ये प्रतिशोध ले सकता तो क्या हुआ अगर मैं इस बार घृणित और शर्मनाक हो गया? ठीक इसी समय फेन ज्यूचेन को अचानक अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। बर्फीली ठंड और तीव्र रक्त पिपासा की लहर जिसमें गहरी नफरत भरी हुई थी, न जाने कहां से आई, उसने अचानक उसका दम घोंट दिया। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसने हत्या के ऐसे भयानक इरादे का अनुभव किया था। और इस समय ऊपर के 9 आकाशों से भयंकर गड़गड़ाहट की तरह एक चिल्लाती हुई गर्जना आकाश से उतरी। जलता हुआ स्वर्ग, तुम कुतिया पुत्रों, आप सभी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। स्वर्ग को झकझोर देने वाली उग्र गर्जना ने पूरे बनिंग हेवन कबीले और यहाँ तक कि पूरी बनिंग हेवन वैली को हिला दिया। तीव्र हत्या के इरादे की उस लहर ने विशाल बनिंग हेवन कबीले को भी पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे बनिंग हेवन कबीले के हर एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बर्फीली गुफा में गिर गए थे, क्योंकि उनके पूरे शरीर एक बार अनियंत्रित रूप से कांपने लगे थे। फेन ज्यूचेन जो मॉर्टल पटिंग हेवनली पवेलियन से पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे, साथ ही फेन डुआनहुन और विभिन्न बुजुर्गों के भाव जो ग्रेट असेंबली हॉल के भीतर बैठक कर रहे थे, सभी एक ही बार में बदल गए। उनके द्वारा जियो लिंगशी और जियो लाई का अपहरण यूचे को प्रलोभन देने और उसे आने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यूचे वास्तव में इतनी जल्दी आ जाएगी, इतनी तेजी से कि इसने उन्हें लगभग पूरी तरह से चकमा दे दिया।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 330 फेन डुआनहुन को भारी रूप से घायल करना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 330 फेन डुआनहुन को गंभीर रूप से घायल करना। गड़गड़ाहट की आवाज ने पूरे बनिंग हेवन कबीले को घेर लिया और धूल की पतली परतें भी बढ़ने लगी। बनिंग हेवन कबीले के प्रत्येक शिष्य ने अपना सिर उठाया। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा बड़ा राजसी पक्षी जो चारों तरफ बर्फ से सफेद था, बनिंग हेवन कबीले के ऊपर तैर रहा था, क्योंकि उसके शरीर ने दूरी में बर्फ जैसी ठंडी शक्ति छोड़ी थी। इसकी पीठ पर काले कपड़े पहने एक बेहद उदासीन युवक खड़ा था, जिसके शरीर से भयानक हत्या के इरादे की बेहद घनी आभा निकल रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथों में अजीब आकार की बड़ी तलवार एक अत्यंत क्रोधित दुष्ट अजगर की दहाड़ की तरह थी। जो कोई भी इस पर अपनी नजरें डालता उसे गहरी घुटन महसूस होती। यूं छे उसके नीचे है जमे हुए बादल, इसगार्ड का स्नो फीनिक्स। बनिंग हेवन कबीले के भीतर तुरंत आश्चर्य की लहरें गूंज उठी। युनचे की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, जो लंबे समय तक आम लोगों से भी आगे थी। 4 प्रमुख संप्रदायों के भीतर भी वह अभी भी एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र था, खासतौर पर तब जब उसने फेन ज्यूचेन की शादी में खलल डाला और स्काई प्रोफाउंड दायरे के 8 विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह नाम था जिसका बनिंग हेवन कबीले ने सबसे अधिक उल्लेख किया था। जब कबीले ने अफवाहें सुनी कि उनके महान बुजुर्ग युनचे को मारने के लिए 8 लोगों का एक समूह लेकर आए थे और उनमें से 7 की मौत हो गई, तो वह व्यावहारिक रूप से हर किसी के दिमाग में एक राक्षसी चरित्र बन गया। उनमें से अधिकांश ने युनचे को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन एक दुष्ट ड्रैगन के आकार की वह भारी तलवार लंबे समय से उसकी स्थिति का प्रतीक थी। कबीले द्वारा युनचे के परिवार पर कब्जा करने की अफवाहें कबीले के भीतर से ही फैल गई थी और बहुत से लोग अभी भी इस बात से बेखबर थे कि क्या हुआ था। युनचे पहले से ही बनिंग हेवन कबीले के आसमान से सीधे ऊपर था। जो लोग युनचे से नहीं मिले थे, या जो हमेशा संदेह करते थे, या उसकी ताकत पर पूरी तरह से अविश्वास करते थे, जब उन्हें युनचे की आभा और हत्या के इरादे का एहसास हुआ, तो वे उत्तेजित होकर अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सके। युनचे की आंखें बाज की तरह थीं और वह अपनी दृष्टि के भीतर हर कोने को घूर रहा था। पूरे 3000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उसने एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं खाया, आराम नहीं किया या रुका नहीं। नीचे स्नो फीनिक्स ने अपनी ताकत की क्षमता को पार कर लिया था और अपनी जीवन शक्ति को पार कर गया था। इस तथ्य के बावजूद कि जब जियो लाए और जियो लिंगशी को यहाँ लाया गया था तब वह बहुत दूर था, जब वह पहुंचा और जब वे पहुंचे तब के बीच के समय में केवल 1 घंटे का अंतर था। 3000 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी उसका क्रोध जरा भी कम नहीं हुआ था। उग्रता और गुस्से से दौड़ने के बाद वह जरा भी थका नहीं था। उसकी छाती, खून और आत्मा सब कुछ मारने की इच्छा से भर गया था। बनिंग हेवन क्लैन के ग्रेट असेंबली हॉल से 2 लोग आकाश में उड़ गए। एक बनिंग हेवन कबीले के मास्टर फेन डुआनहुन थे, दूसरे बनिंग हेवन कबीले के दूसरे बुजुर्ग फेन मोजी थे। जब वे प्रकट हुए तो आसपास के सभी बनिंग हेवन कबीले के शिष्यों ने पूजा करना शुरू कर दिया। कबीले मास्टर, दूसरा बुजुर्ग। जिस तरह से उन्होंने फेन डुआनहुन और फेन मोजी को संबोधित किया, उससे युनचे की आंखें गंभीर हो गईं और उसने घातक रूप से अपनी आंखें उनके शरीर पर गड़ा दी। ये पहली बार था कि फेन डुआनहुन और फेन मोजी ने युनचे को व्यक्तिगत रूप से देखा था। जैसे ही उन्होंने युनचे की आंखों को देखा, उनके दिल एक साथ भय से भर गए और उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ने उन्हें अपनी आशंका को रोकने में असमर्थ बना दिया। स्पष्ट रूप से उसके पास पृथ्वी के गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर ही आभा थी, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी आभा छोड़ी जिसने उन्हें दबा दिया और उन पर अत्याचार किया। हालांकि ये स्थान बनिंग हेवन कबीले का डोमेन था। ये वह जगह थी जहां बनिंग हेवन कबीला सहस्राब्दियों से था। वे यहाँ किसी से नहीं डरेंगे, भले ही यह हेवनली स्वॉर्ड विला का ग्रैंड विला मास्टर हो। वे केवल चौंक जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। हालांकि युनचे उनकी अपेक्षा से बहुत जल्दी आ गया था, फिर भी वह आया, इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उनकी नजर में युनचे के पास आज भागने का कोई रास्ता नहीं था। फेन मोजी तेजी से युनचे के पास उड़ गया और उसने धीरे से चिल्लाकर कहा, तुम युनचे हो? यह अच्छा हुआ कि आप आए। बनिंग हेवन कबीले को आपका जो बकाया है उसे आज ही वापस कर दे, एक भी पैसा कम किए बिना। तुम्हें एहसान है। युनचे की निगाहें घूम गईं। उसका क्रोध व्यवहारिक रूप से एक वास्तविक ज्वाला में परिवर्तित हो रहा था जो उसकी आंखों से फूटने वाली थी। मुझे वास्तव में खेद है कि जब आपने मुझे मारने के लिए उस बूढ़े कमीने फेन मोली को भेजा, तो मैंने तुरंत अपना बदला नहीं लिया और मूर्खतापूर्ण तरीके से एक दुबला पतला छोड़ दिया। आप लोगों के लिए आशा है। युनचे की नजरें तेजी से फेन डुआनहुन पर चली गईं।
वह अपनी आंखों में अंतहीन उपहास के साथ दृढ़ता से उसे घूर रहा था, जैसा कि उन्होंने नाराजगी और तिरस्कार पूर्वक कहा। बनिंग हेवन क्लान एक ऐसा कबीला है जो हजारों वर्षों से यहाँ हजारों वर्षों की प्रतिष्ठा के साथ रहा है। हालांकि फेन जिउचेंग भयावह और दुर्भावनापूर्ण था और फेन मोली ने मुझे लगभग 2 बार मार डाला था। उन दोनों के अलावा मेरे मन में हमेशा आपके बनिंग हेवन कबीले और कबीले मास्टर फेन डुआनहुन के प्रति न्यूनतम सम्मान था। हालांकि मैं सचमुच अंधा था। हालांकि हमारे बीच हजारों नाराजगी और 10,000 नफरतें हैं, लेकिन ये सब मेरे प्रति था। तुम लोग जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आपने वास्तव में इतना बेशर्म और घटिया कदम उठाया। ये हजारों वर्षों के इतिहास वाला बनिंग हेवन कबीला है। आप सभी मुझसे घृणा करते हैं। यूचे के शब्द खंजर की तरह थे जो सीधे फेन डुआनहुन की नसों पर लगे। यद्यपि वह ऊपर से बहुत शांत था, उसका मन उदास हो गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। उनकी राय में भी ये हरकतें अपमानजनक थी, लेकिन उन्होंने पहले ही उन पर कब्जा कर लिया था और यूचे पहले ही गुस्से में यहाँ आ चुके थे। यहाँ उसे पकड़ने और मार डालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। फेन मोजी अत्यधिक क्रोध से चिल्लाया, तुम छोटे कीड़े, आपने हमारे दूसरे युवा कबीले मास्टर को मार डाला, मेरे बड़े भाई को मार डाला और हमारे कबीले के साथ साथ हमारे युवा कबीले मास्टर को भी अपमानित किया। दूसरे युवा कबीले मास्टर और मेरे बड़े भाई को पाताल में शांति से रहने देने के लिए आपको किसी भी तरीके से मारना जाती नहीं होगी। चूंकि आप आज यहाँ आए हैं, तो बस आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु स्वीकार करें। मृत्यु स्वीकार करो। यूचे ठंडे स्वर में हंसा। आग की लपटों की तरह फैले अपने क्रोध और क्रोध के साथ उसने बनिंग हेवन कबीले के ऊपर पूरे आकाश की ओर शैतान की तरह धीरे से कहा, मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दूंगा। मेरे दादाजी और मेरी छोटी चाची को तुरंत रिहा करो और मैं केवल फेन जिउचेन और फेन जिउचेंग को मारने पर विचार करेंगे। अन्यथा मैं तुम्हारे पूरे बनिंग हेवन कबीले को छोड़ दूंगा, बिना एक इंच भी जीवन बचाए। मृत्यु निकट है, फिर भी तुम वास्तव में बहुत अहंकार और अभिमान से काम करोगे। ये स्वर्ग जितना बड़ा मजाक है। मैं आज व्यक्तिगत रूप से आपके साथ इसका निपटारा करूंगा। फेन मोजी जोर से दहाड़े। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक बैंगनी जलता हुआ स्वर्ग ब्लेड दिखाई दिया। उसने ब्लेड लहराया और आग की एक 60 मीटर लंबी जीप बनाई जो युनचे की ओर आकाश में कट गई। युनचे के आगमन से पहले ही पूरे बनिंग हेवन कबीले में हंगामा मच गया। इन कई वर्षों के दौरान बनिंग हेवन कबीले के दरवाजे के भीतर एक भी व्यक्ति इतना ढीठ नहीं था। जब बड़ी संख्या में लोग दौड़ पड़े तो बनिंग हेवन कबीले के लगभग हर सदस्य की नजरें आकाश की ओर केंद्रित थीं। इन लोगों में उच्च पद वाले बुजुर्ग, मंडप स्वामी, हॉल मास्टर और अभिभावक थे। वहां निम्न श्रेणी के सामान्य शिष्य भी थे। कुल मिलाकर यहाँ कम से कम 1 लाख लोग थे। फेन मोजी को कार्रवाई करते देखने के बाद बनिंग हेवन शिष्यों का एक समूह उत्साहपूर्वक चिल्लाने लगा, क्योंकि उनमें से बहुमत ने स्काई प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर भयानक बुजुर्ग को पहले कभी कार्रवाई करते नहीं देखा था। स्काई प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर को बनिंग हेवन कबीले के भीतर शिखर का शिखर भी माना जाता था। जब फेन मोजी ने अपनी चाल चली तो उस विशाल शक्ति और शॉकवेव ने, जिसने 300 मीटर की हीटवेव फैलाई, अनगिनत बनिंग हेवन शिष्यों की आंखें चमक उठी। बैंगनी लौ की जीभ ऊपर उठी और सीधे यूचे के गले की ओर कट गई, लेकिन यूचे गतिहीन रही। जब वह लौ जीभ उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर थी, तो उसने बिजली की तेज गति से अपनी हथेली बढ़ाई और लौ जीभ को पकड़ लिया। एक उन्मत्त शक्ति ने अग्नि जीभ का पीछा किया और तुरंत फेन मोजी के हाथों पर धावा बोल दिया। आह! जब यूचे ने उस बैंगनी लौ वाली जीभ को अपने हाथों से पकड़ा, तो सभी ने मान लिया कि यूचे का दाहिना हाथ तुरंत अलग हो जाएगा और उसका पूरा हाथ भी जलकर राख हो जाएगा। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि मनहूस चीख छोड़ने वाला वास्तव में फेन मोजी होगा। उसकी मनहूस चीख के दौरान उसके ब्लेड वाले हाथ से खून हवा में फैल गया, क्योंकि उसकी उंगलियों के बीच का जाल तुरंत सड़ गया। उसने तुरंत अपनी जलती हुई स्वर्ग तलवार को छोड़ दिया, क्योंकि लौ की जीभ को युनचे ने सीधे अपने हाथों में अवशोषित कर लिया था। गुनगुनाहट। फेन मोजी के जीवन काल के अधिकांश समय के साथ उच्च श्रेणी के अर्थ प्रोफाउंड बनिंग हेवन ब्लेड को तुरंत 2 टुकड़ों में कुचल दिया गया। यूचे के हाथों में टुकड़े, टूटे हुए किनारे एक साथ आसमान से गिरे। जब वे जमीन पर गिरे तो उन्होंने तेज क्लैंक ध्वनि निकाली। क्या ये दृश्य 9 आकाशों से आए वज्रपात की तरह था जो उनके मस्तिष्क की गहराइयों तक पहुंच गया। इसने उन सभी को सदमे और निराशा से अभिभूत कर दिया। फेन मोली को हराने में सक्षम होने के कारण यूचे की शक्ति पहले से ही असामान्य रूप से अधिक होनी चाहिए। हालांकि फेन मोजी ने कभी नहीं सोचा होगा कि यूचे इतना शक्तिशाली होगा।
केवल एक आदान प्रदान में उसका हथियार पहले ही यूचे द्वारा आसानी से चुरा लिया गया था और उसके हाथों में नष्ट हो गया था। इसके अलावा उसके हाथों को भी कुछ गंभीर चोटें आईं। जो बच गया, फेन डुआनहाई ने कहा कि यूचे की शक्ति पहले से ही उनके ग्रैंड कबीले मास्टर के बराबर हो सकती है। उनमें से किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब उसे अचानक एहसास होने लगा कि फेन डुआनहाई के शब्द डर के मारे कहे गए शब्द नहीं थे। ये तुम्हारा बदला है। अच्छे से यूनचे ने अपने हाथों से बनिंग हेवन ब्लेड के टुकड़े फेंक दिए, क्योंकि उसका ठंडा और उदास चेहरा द्वेष से उतार चढ़ाव करने लगा। तुम गंदे और बकवास करने वाले कमीनों के बेटे, आज इस गंदे और घृणित बनिंग हेवन कबीले में मैं खुशी से तुम्हारा खून पीऊंगा। मरना। यूनचे ने ड्रैगन फॉल्ट को बाहर निकालते हुए गुस्से में दहाड़ लगाई, जिससे गुस्से में ड्रैगन की चीख निकली जो क्षितिज तक पहुंच गई और सीधे फेन डुआनहुन और फेन मोजी की ओर बढ़ी। कबीले स्वामी, दूसरे बुजुर्ग, सावधान रहें। उनके नीचे जब फेन डुआनहाई ने यूचे को अपनी चाल चलते देखा तो उसके मुंह से अत्यधिक चौंकाने वाली चीखें निकलने लगी। वह घटनास्थल पर एकमात्र व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से यूचे की शक्ति को देखा था। वह इसके बारे में किसी से भी अधिक स्पष्ट थे। 10 दिन पहले जब फेन मोली की मृत्यु हुई थी तो वह यूचे से केवल पराजित नहीं हुआ था, वह पूरी तरह कुचला हुआ था। सम्राट प्रोफाउंड दायरे के बेहद शक्तिशाली आधे कदम फेन मोली के पास यूचे के हाथों से संघर्ष करने या भागने का व्यावहारिक रूप से कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसकी दुखद मौत हो गई थी। यूचे की शक्ति और वर्तमान रोष के साथ अकेले फेन डुआनहुन या फेन मोजी के खिलाफ वे बस 5 एक्सचेंजों के माध्यम से जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। जूनियर, तुम हिम्मत करो। इस बिंदु पर बेहद हैरान होने के बाद फेन डुआनहुन और फेन मोजी ने फिर कभी यूचे को कम नहीं आंका। यहाँ तक कि उन्हें केवल 2 लोगों के साथ यूचे के खिलाफ जाने का पछतावा भी होने लगा। उन्होंने एक साथ अपनी चालें चली और बैंगनी रंग की लपटों की 2 मोटी धारियां एक गर्म लहर के रूप में एक में विलीन हो गईं जो यूचे की ओर बढ़ते हुए आकाश में चली गईं। बूम! बैंगनी लपटें ड्रैगन फॉल्ट से टकराईं और तुरंत अराजक चिंगारियों में बदल गईं, जिससे आकाश भर गया। फेन डुआनहुन और फेन मोजी सदमे में पड़ गए। उनके शरीर के भीतर की सारी गहन शक्ति उमड़ पड़ी और दोनों ने अपनी शक्ति को मिला दिया, लेकिन यूचे की भारी तलवार ने इसे बलपूर्वक अवरुद्ध कर दिया। गतिरोध कुछ ही क्षण तक रहा। इससे पहले कि फेन डुआनहुन और फेन मोजी को अपनी सांस लेने का मौका मिले, भारी तलवार की बची हुई शक्ति ने उन पर क्रूरता से हमला किया और तुरंत फेन डुआनहुन के दोनों दाहिने हाथ के साथ साथ फेन मोजी के बाएं हाथ को भी तोड़ दिया। उसके बाद इसने एक भारी हथौड़े की तरह उनकी छाती पर जोरदार प्रहार किया। क्रोधित यूचे के दिल में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट और दया नहीं थी। उसकी चालें बेरहमी से भारी थीं। फेन डुआनहुन और फेन मोजी ने एक साथ ऊपर की ओर मुंह किया और पीछे की ओर उड़ते हुए खून उगल दिया, जबकि खून की धुंध की 2 लंबी धारियां उनके पीछे खींच गईं। यूचे के हाथों करारी हार झेलने वाले ये दोनों कोई ऐसे वैसे नहीं थे। उनमें से एक का नाम था जिसने आकाश के नीचे सब कुछ हिला दिया था, स्काई प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर पर बनिंग हेवन कबीले मास्टर। दूसरा फेन मोली के बाद दूसरा बुजुर्ग था जिसकी गहन शक्ति स्काई प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी, फेन मोजी। ये दोनों ही इस संसार में चरम स्तर के पात्र थे। हालांकि अपनी शक्तियों को मिलाकर भी वे अभी भी उग्र यूचे द्वारा तुरंत भारी रूप से घायल हो गए थे। इस प्रकार का दृश्य एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय रूप से भयानक दुस्वप्न की तरह था जो जलते हुए स्वर्ग के सभी शिष्यों की आत्माओं में निर्ममता से घुस गया। हमारे कबीले स्वामी को घायल करने के लिए मरो। बनिंग हेवन कबीले के विशेषज्ञ हर जगह से एकत्र हुए। 1000 से अधिक नीले और बैंगनी लौ वाले ड्रैगन यूचे की ओर बढ़ते हुए आकाश में उड़ गए। यूचे आग की अनगिनत संख्या में हुए हमलों में पूरी तरह से डूब गया था, एक उग्र तूफान में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक कि जलती हुई स्वर्ग की ज्वाला में खेती करने वाले फेन मोली भी इससे जलकर राख हो जाते, लेकिन उन्हें थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी। उसकी क्रोधित, निर्दयी और उन्मत्त दहाड़े ज्वाला तूफान के भीतर से गूंज रही थी। यह अच्छा है कि आप सभी बाहर आ रहे हैं। जितना अधिक बेहतर होगा, इससे मेरा आप लोगों को एक एक करके ढूंढने और आपको नरक भेजने का समय बचता है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।